अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर उस्मान ने दुकास का गला काट दिया था। इस किस्त के आगाज़ में ज़ोया कबीले में मलून खातून के लिए खाना लगाती है। ज़ोया ने खाने में जहर भी मिला दिया था। कुछ देर बाद मलून खातून वहाँ आती है तो ज़ोया उठकर वहाँ से जाने लगती है। मलून ज़ोया को रोक कर कहती है, मैं अकेले खाना नहीं खाती, आओ तुम भी मेरे साथ बैठो। ये सुनकर ज़ोया घबरा जाती है मगर फिर दस्तरख्वान पर बैठ जाती है। मलून एक रोटी उठाकर ज़ोया को देती है और इसके बाद वो दोनों खाना खाना शुरू कर देती हैं। मलहुन जैसे ही जहर वाला खाना अपने मुंह के करीब लाती है तो बाहर से बाला अंदर आने की इजाज़त मांगती है। बाला जब अंदर आती है तो ज़ोया अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। गुंचा अपनी तलवार निकाल कर ज़ोया की गर्दन पर रख लेती है तो मलहुन गुस्से में आकर बाला से कहती है, बाला खातून ये आप क्या कर रही हैं? बाला ज़ोया से कहती है, अब तुम ये खाना अकेली खाओगी। इसके बाद गुंचा और अलाजा खाना खाने के लिए ज़ोया को झुका देती हैं। मलहुन गुस्से से कहती है, मैंने कहा ये आप क्या कर रही हैं बाला खातून? बाला कहती है, ये औरत तुम्हें जहर देना चाहती है और खाने में जहर मिला चुकी है। ज़ोया कहती है, सब झूठ है। बाला कहती है, अगर अपनी बात पर इतना ही एतबार है तो फिर खाना खाकर दिखाओ, वरना मुझे मालूम है कि कैसे खिलाना है। ये सुनकर ज़ोया गोंचा पर हमला करने लगती है मगर गोंचा मजबूती के साथ ज़ोया को काबू कर लेती है। बाला मलहुन को बताते हुए कहती है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मारने वाला जहर सोगोत में एक खातून ने तैयार किया है और वो जहर ज़ोया ने तुम्हारे खाने में शामिल कर दिया। इसके बाद फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। सोगोत में ज़ोया के चले जाने के बाद बाला और गोंचा तबीबा की दुकान में दाखिल होती हैं और गोंचा तबीबा की गर्दन पर अपनी तलवार रख कर उससे सब कुछ उगलवा लेती है। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो बाला ज़ोया को बताते हुए कहती है, जहर तैयार करने वाली औरत को पकड़कर खैमे में बंद कर दिया गया है। सब कुछ मालूम हो जाने के बाद मलून ज़ोया के पास आती है और ज़ोया से पूछती है, तुम किसके लिए काम कर रही थी? ज़ोया निकोला का नाम लेती है तो मलून एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ोया के मुँह पर दे मारती है। मलहुन ज़ोया से कहती है, मैं तो समझी थी कि तुम बहुत मासूम हो मगर तुमने मेरी उम्मीदें तोड़ डाली ज़ोया। बाला गोंचा और अलाजा से कहती है, ज़ोया को ले जाकर हवालात में डाल दो। इसके बाद वो दोनों ज़ोया को पकड़कर वहाँ से ले जाती हैं। मलहुन को पेट में तकलीफ़ महसूस होती है और मलहुन अपनी नशिस्त पर आकर बैठ जाती है। बाला मलहुन के पास बैठते हुए कहती है, इत्मीनान रखो, उस्मान साहिब वापस आकर ज़ोया को सज़ा देंगे। मलहुन कहती है, मैंने तुम्हारा एतबार नहीं किया बाला, मुझे लगा कि तुम जल रही हो, मैंने बेवकूफ़ों वाला काम कर दिया। बाला तुम न होती तो हम अपनी औलाद खो चुके होते। बाला मलहुन का हाथ पकड़कर कहती है, मलहुन खातून आप लोगों की औलाद मेरी भी औलाद है। हम सिर्फ उस्मान साहिब की बेगमात और उनके मकसद के लिए अपनी जानें वारने वाली ही नहीं हैं बल्कि हम मुबारक सल्तनत की माएँ भी हैं। दूसरी तरफ निकोला मैदानी जंग से भागकर जंगल में आ गया था। भागते हुए निकोला को आवाज़ सुनाई देती है तो निकोला अपनी तलवार निकाल कर हमला करने लगता है मगर सामने से हेलन अपने घोड़े पर सवार होकर आ रही थी। ये देखकर निकोला रुक जाता है। हेलन अपने घोड़े से नीचे आती है तो निकोला हेलन से पूछता है, हेलन दुकास और बाकी लोग कहाँ हैं? हेलन कहती है, दुकास, अदनूस, यासू और सब के सब मारे गए। दुकास अपने मनहूस गरूर के साथ मिट्टी में दफन हो गया। निकोला गुस्से से कहता है, वो तो फतह फतह चिल्लाता रहता था मगर वो फतह की बजाय बहुत बड़ी शिकस्त छोड़ गया। ये कहकर निकोला हेलन के घोड़े पर सवार हो जाता है और कहता है, उस्मान ने बादशाह को बहुत बड़ी चोट पहुँचाई है मगर वो लोग एक चीज़ नहीं जानते कि बादशाह और उसका अहमक बेटा मुझ पर एतमाद करने पर मजबूर हैं। निकोला हेलन से कहता है, मुकम्मल तौर पर एक नया ज़माना शुरू होने जा रहा है, अब मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर हूँ। हेलन निकोला को उसकी तलवार उठाकर देती है और फिर निकोला के पीछे घोड़े पर सवार होने लगती है मगर निकोला उसे रोकते हुए कहता है, हेलन तुम पैदल जाओगी, तुम्हें सुबह तक किले में पहुँचना होगा। ये कहकर निकोला घोड़ा वहाँ से दौड़ा देता है। दूसरी तरफ अहमद और कुछ यतीम बच्चे भागते हुए कहते हैं, उस्मान साहिब आ रहे हैं। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही कबीले में दाखिल होते हैं। उस्ताद दाऊद गाजियों को देखकर खुश हो जाते हैं और अपने हथौड़े की तरफ देखते हुए कहते हैं, कूटे जाने वाले लोहे और तैयार की गई तलवारों ने मुझे शर्मिंदा नहीं करवाया। उस्मान और उसके सिपाही सरदारी खेमे के सामने आकर अपना घोड़ा रोक लेते हैं तो कबीले के तमाम लोग उस्मान के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। कबीले के तमाम लोग उस्मान की इस फतह पर बहुत खुश थे। उस्मान कहते हैं, आज हमने अपने कल के लिए जंग की है, हम अर्तुल गाजी के औताक में फतह और रोशन पेशानियों के साथ लौटे हैं। ये सुनकर तमाम लोग उस्मान साहिब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। उस्मान अपना हाथ बुलंद करके कहते हैं, ये फतह मुकम्मल तौर पर कौम की फतह है। सबसे पहले ये फतह अपने बेटों, शौहरों और भाइयों को जंग के लिए भेजने वाली माओं, बहनों और बूढ़ों की है। ये फतह इस्लामी परचम के साए तले बनने वाली सल्तनत की है। उस्मान अपने लोगों से कहते हैं, मगर ये बात कभी मत भूलिएगा कि फ़तह की गई ज़मीन को अपने कब्ज़े में रखना हमेशा नई फतूहात हासिल करने से ज़्यादा मुश्किल होता है। उस्मान कहते हैं, नई सल्तनत की शुरुआत हो चुकी है, अब इस सल्तनत में हर किसी को इंसाफ फराहम किया जाएगा। ये सुनकर तमाम लोग दोबारा उस्मान साहिब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इसके बाद उस्मान अपने घोड़े से नीचे आ जाते हैं तो उस्ताद दाऊद उस्मान से कहते हैं, आपने मैदानी जंग को तलवार से और दिलों को इंसाफ से फ़तह किया है उस्मान साहिब। आपकी इस फतह ने काले लोहे को नहीं बल्कि हमारी काली किस्मत को बदल कर रख दिया है।
عثمان احمد الب کا بوسہ لیتے ہیں اور داؤد استاد کو سلامت رہنے کی دعا دیتے ہیں۔ ادھر قبیلے کے تمام سپاہی اپنے گھر والوں سے مل رہے تھے اور ہر طرف ایک دوسرے کو مبارکیں دی جا رہی تھیں۔ عائشہ گندوز سے کہتی ہے شکر ہے کہ آپ صحیح سلامت لوٹے ہیں۔ یہ سن کر گندوز عائشہ کو شکریہ ادا کرتا ہے۔ ملون خاتون بھی اپنے بابا عمر بے سے ملتی ہے۔ عثمان بالا کے پاس آتے ہیں تو اسی دوران ملون بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ بالا اور ملون باری باری آگے بڑھ کر عثمان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہیں اور عثمان کو اس بڑی فتح پر مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ عثمان بالا اور ملون سے کہتے ہیں تم دونوں کو اکٹھا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ملون کہتی ہے عثمان صاحب اجازت ہو تو ہم دونوں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ عثمان کہتے ہیں اندر اوطاق میں چل کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان بالا اور ملون اندر اوطاق میں چلے جاتے ہیں۔ باہر گونچا بحران کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے اور بحران کو خوش آمدید کہتی ہے۔ جارکتائی گونچا اور بحران کو دیکھ کر کچھ سوچنے لگتا ہے۔ اسی دوران آئیگل جارکتائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے تم الو کی طرح کیا سوچ رہے ہو؟ جارکتائی معصومیت سے کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ غنیمت سے ملنے والا حصہ سامان کے لیے کافی رہے گا۔ آئیگل پوچھتی ہے تو پھر بتاؤ کون ہے وہ خوش نصیب خاتون؟ جارکتائی پہلے تو گھبرا جاتا ہے مگر پھر کہتا ہے وہ ایک خوبصورت اور بہادر خاتون ہے۔ ادھر گوگتوک کی نظریں زویا کو تلاش کرنے لگتی ہیں۔ گوگتوک کو زویا جب کہیں نہیں ملتی تو گوگتوک علاجہ کے پاس آ کر پوچھتا ہے زویا کہاں ہے؟ زویا کا نام سنتے ہی علاجہ کچھ سوچنے لگتی ہے۔ دوسری طرف اوطاق میں ملون خاتون عثمان سے کہتی ہے بالا خاتون نے ہماری اولاد کی زندگی بچائی ہے۔ اس کے بعد ملون عثمان کو سارا واقعہ سناتی ہے۔ عثمان بالا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں بالا آپ نے میری اولاد اور ملون خاتون کو بچایا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ملون پوچھتی ہے عثمان صاحب زویا اور اس بوڑھی عورت کا کیا ہوگا؟ عثمان کہتے ہیں بچوں کے قاتل کے ساتھ جو کیا جاتا ہے انہیں بھی وہی سزا دی جائے گی۔ دوسری طرف زویا جیل والے پنجرے میں بیٹھی تھی۔ اسی دوران گوگتوک وہاں آتا ہے تو زویا کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک سپاہی کھانا لا کر رکھ دیتا ہے تو گوگتوک زویا سے پوچھتا ہے تم میرے سردار کی بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم کس قسم کی سپنی ہو زویا؟ زویا کہتی ہے میرا کیا ہوگا گوگتوک۔ گوگتوک زویا سے وہ چادر چھین لیتا ہے جو اس نے زویا کو تحفے کے طور پر دی تھی۔ گوگتوک زویا سے کہتا ہے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تیار کیے گئے زہر سے خود کو مارنا ہوگا۔ یہ سن کر طبیبہ چلا اٹھتی ہے اور کہتی ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ گوگتوک زویا سے کہتا ہے سپاہیوں کو زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو، زہر کھاؤ اور مار جاؤ۔ یہ کہہ کر گوگتوک وہاں سے جانے لگتا ہے تو زویا گوگتوک کو آواز لگا کر روک لیتی ہے اور کہتی ہے مجھے بچا لو گوگتوک۔ یہ سن کر گوگتوک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور گوگتوک نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گوگتوک کے جانے کے بعد زویا روتے ہوئے کہتی ہے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ گوگتوک۔ پھر 6 ماہ کے بعد کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان سفید داڑھی والوں کی تنظیم کے رہنما کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے نیچے آنے کے بعد رہنما کو سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان آگے بڑھ کر بزرگ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ رہنما کہتے ہیں آپ کی آنکھیں نور الہی سے دمک رہی ہیں عثمان صاحب، آپ کی اولاد کی طرح سلطنت کی پیدائش کا بھی وقت قریب ہے۔ یہ سن کر عثمان انشاءاللہ کہتے ہیں تو تنظیم کے رہنما کہتے ہیں آپ کے صبر، توکل اور پختہ عزم نے آپ کو تجربہ کار بنا دیا ہے عثمان صاحب۔ بزنطینیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ میں حاصل ہونے والی فتح کی ہوائیں مشرق سے مغرب تک چلتے چلتے طوفان میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ یہ سن کر عثمان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں تو بزرگ کہتے ہیں ان ہواؤں نے صرف ترک سرزمین کو ہی ایک نہیں کیا بلکہ قبیلوں، قصبوں اور شہروں کو نئی زندگی بخشی ہے۔ آپ نے میدان جنگ میں جیت کر بزنطینیوں کو غفلت کی نیند سلا دیا ہے۔ عثمان صاحب آپ 72 قوموں کے ذمہ دار بن گئے ہیں اور آپ نے ان سب کے دل جیت لیے ہیں اور یہ بالکل ایک سلطنت کی بنیاد کی طرح ہے۔ عثمان کہتے ہیں ابھی تو ہم سفر کی ابتدا میں ہیں، انشاءاللہ ہم اسلام کے نور سے اپنا راستہ منور کر کے منزل تک پہنچیں گے۔ تنظیم کے رہنما کہتے ہیں عثمان صاحب یہ مت بھولیے گا کہ آپ کی منزل آپ کے خواب والی خوشخبری ہے۔ یہ سن کر عثمان کو اپنا خواب یاد آ جاتا ہے۔ دوسری طرف قبیلے میں علاجہ خاتون سبزی کاٹ رہی تھی۔ اسی دوران ملون اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر وہاں آتی ہے تو علاجہ اسے ایک نشست پر بٹھا دیتی ہے۔ دوسری طرف ایک طبیبہ بھی بالا کے پاس آئی ہوئی تھی۔ طبیبہ بالا سے کہتی ہے یہ تو ایک معجزہ ہے بالا خاتون۔ اسی دوران گونچا وہاں آتی ہے اور انہیں ملون خاتون کی ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ تینوں ملون خاتون کے خیمے کی طرف دوڑ جاتی ہیں۔ دوسری طرف عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ بزرگ سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے۔ اسی دوران سامنے سے آئیگل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آ جاتی ہے اور عثمان کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتی ہے عثمان صاحب وقت آ چکا ہے۔ یہ سن کر عثمان بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اپنے گھوڑے قبیلے کی جانب دوڑا دیتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں عثمان کے بچے کی پیدائش کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ اسی دوران بالا وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ باہر گندوز کچھ سپاہیوں کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ اسی دوران عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتے ہیں اور کافی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ عثمان اپنے گھوڑے سے نیچے آنے کے بعد گندوز سے پوچھتے ہیں بتائیں بھائی کیا صورتحال ہے؟ گندوز کہتا ہے خوشخبری ہے بھائی۔ یہ سن کر عثمان اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جارکتائی آئیگل سے کہتا ہے اللہ ہمیں بھی اولاد نصیب کرے آئیگل۔ ادھر عثمان اندر آتے ہیں اور انتظار کرنے لگتے ہیں۔ عثمان اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ربی مجھے اپنی نسل کے لائق اولاد نصیب فرما اور بالا کو بھی اولاد سے نواز۔ اسی دوران بچے کے رونے کی آواز آتی ہے
तो बाला बाहर आकर उस्मान को खबर देते हुए कहती है, आपका बेटा सही सलामत पैदा हो चुका है उस्मान साहिब, माँ बेटा दोनों ठीक ठाक हैं। इससे पहले कि बाला कुछ और कहती, उस्मान वहाँ से मलन के खैमे में आ जाते हैं। उस्मान जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो मलन अपना बच्चा उठाए बैठी थी। उस्मान बच्चे को देखते ही मुस्कुराते हैं और फिर मलन के पास आकर बैठ जाते हैं। मलन कहती है, आपका बेटा हुआ है उस्मान साहिब। उस्मान कहते हैं, मलन तुमने मुझे सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि सारा जहान दे दिया। इसके बाद मलन बच्चे को उस्मान की बाहों में दे देती है। उस्मान बच्चे को उठाते हैं और फिर बच्चे का बोसा लेते हैं। दूसरी तरफ बाला की तबीयत भी बिगड़ रही थी। इसी दौरान बाला को वो ख्याल आता है जब शेख बाली ने बाला से कहा था, बेटी तुमने बहुत दुआएं मांगी हैं और बहुत सब्र किया है, अब तुम इस इम्तिहान पर भी सब्र करो। कोई शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी दुआएं सुन रहा है। बाला को जैसे ही ये ख्याल आता है तो बाला मुस्कुराते हुए कहती है, कोई शक नहीं है कि अल्लाह दुआएं कबूल करने वाला है। इसके बाद बाला वहाँ से मलन के खैमे में आ जाती है। उस्मान बाला और मलन से कहते हैं, मैं अपने बच्चे का नाम उरहान रखना चाहता हूँ। मलन पूछती है, उरहान का मैनी क्या होता है उस्मान साहिब? उस्मान कहते हैं, उरहान का मतलब बेशुमार शहर फतह करने वाला है। इसके बाद बाला और मलन खातून बच्चे को बहुत सी दुआएं देती हैं। उस्मान बच्चे के कान में आज़ान देते हैं और कहते हैं, तुम्हारा नाम उरहान है। इसके बाद उस्मान अपने बच्चे से कहते हैं, ए बेटे तुम्हारा नाम अरतुल गाजी के बेटे उस्मान सरदार ने रखा है। अब अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र अता फरमाए। आसमान के फरिश्ते और ज़मीन के लोग ये जान लें कि तुम्हारा नाम उरहान है। उस्मान का अपने बच्चे से प्यार देखकर मलन खातून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाला को पेट में दर्द महसूस होता है। बाला वहाँ से दूसरे खैमे में आ जाती है तो उस्मान भी बाला के पीछे पीछे आ जाते हैं। उस्मान बाला को बाजुओं से पकड़ कर कहते हैं, क्या हुआ, तुम थकी हुई लग रही हो। बाला कहती है, शेख वालिद का किस्सा हकीकत बन गया उस्मान साहिब, मैं उम्मीद से हूँ, हमारी औलाद होगी उस्मान साहिब। ये सुनकर उस्मान खुशी से पूछते हैं, तुम सच कह रही हो बाला? बाला कहती है, हाँ बिल्कुल मैं उम्मीद से हूँ। ये सुनकर उस्मान बहुत खुश होते हैं और बाला को उठाकर घूमने लगते हैं। उस्मान रुक कर बाला से कहते हैं, बाला मैंने तुमसे कहा था अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। उस्मान कहते हैं, हमारे बच्चे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। बाला कहती है, इंशाल्लाह उस्मान, मुझे खुशी इस बात की है कि आपका बेटा उरहान आपकी मुश्किलात में काम आएगा। उस्मान बाला से कहते हैं, बाला अब उठ खड़े होने का वक्त है, अब सल्तनत बनाने और सारी दुनिया को घुटनों पर झुकाने का वक्त है, ऊंचे और मजबूत दरख्त की तरह अपनी जड़ें फैलाने का वक्त है। उस्मान कहते हैं, नई सल्तनत बनाने का वक्त शुरू हो चुका है। यहाँ पर इस एपिसोड के साथ साथ सीज़न 2 का भी इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कुरुलुश उस्मान का सीज़न 3 भी बहुत पसंद आएगा।